गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। मैं पिछली वीडियो जो बनाया था मिशन वेस्ट बंगाल, उसका ऊपर एक कमेंट जो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूँ। कमेंट तो काफ़ी आया है। प्रदीप कुमार नंदी उन्होंने कमेंट किया था कि बीजेपी को वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाना चाहिए। मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। बीजेपी को अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए था तो महाराष्ट्र में लगाना चाहिए था, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी अगर इलेक्शन होगा तो बीजेपी तो सिंगल हैंडेड जीत जाएगा। महाराष्ट्र का सेंटिमेंट टोटली ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। लेकिन ये जो 6 साल में अभी तक ये गवर्नमेंट किसी एक भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया है, जो कि इससे पहले जो था एक ट्रेडिशन था। जो स्टेट में गड़बड़ है, कुछ है जो मानते नहीं है सेंटर को, उसको प्रेसिडेंट रूल लगा दो, इलेक्शन करो और रिगिंग करके जीत लो। अभी तो रिगिंग हो नहीं सकता क्योंकि ईवीएम हो गया है, ठीक है। जो पोलिंग बूथ वगैरह कैप्चरिंग, वो जो ये वोट बॉक्स को लेके फेंक देना लालू का टाइम में, ये पे यूपी में ये होता था, अभी वो पॉसिबल नहीं, ईवीएम हो गया, ठीक है। तो ठीक है, प्रेसिडेंट रूल वगैरह नहीं लगना चाहिए कि इलेक्शन होगा, जो पब्लिक जिनको पसंद करेंगे उनको वोट देंगे, तो इसमें कोई ये नहीं है। तो ये भी ठीक है। एक्चुअली बीजेपी गवर्नमेंट जो है 6 साल में अभी तक एक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया है। कॉन्स्टिट्यूशन ये है, कभी भी किसको लगा सकता है, लेकिन नहीं लगाया है वो कर। तो अभी हम और एक चीज़ में मेंशन करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं ये वीडियो 2-3 बार ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए, तो जब भी करता हूँ टिंग 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 एक ये जो स्पैम कॉल बहुत आता है। मेरे को पता नहीं, अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है और नंबर को 91140017 ऐसे नंबर से आता है। एक्चुअली मैं ब्लॉक करता हूँ, उसको काटता हूँ, उसको रिमूव करता हूँ, फिर भी उसका नंबर से आता है। अभी बात कर रहा, अभी अगर कुछ ये आ जाएगा, वीडियो कट जाएगा, तो उसको पता नहीं कैसे क्या करना है। एक्चुअली मैं वो नंबर नहीं चाहता हूँ मेरे को कॉल आए बोल के, लेकिन जितना ब्लॉक करता हूँ, जितना करता हूँ, फिर भी डी आता है। ब्लॉक भी करता हूँ, उसको डिलीट करता हूँ, मिनिमम 50 कॉल आता है, उसको डिलीट करता रहता हूँ। उसको कॉल को डिलीट करने में मेरा एक दिन में मिनिमम 2-4 मिनट जाता है। मेरे को पता नहीं, अगर किसको लॉ क्या होता है क्या नहीं है, अगर कुछ बता सकते हैं मेरे को कमेंट में दे सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको रियली आभारी हूँ कि मेरे को कॉल नहीं चाहिए, अनसोलिसिटेड कॉल नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। ये मेरा एक प्रॉब्लम आपको बता दिया, आप लोग मुझे सहयोग करेंगे, मुझे बताएंगे। अच्छा, अभी हम मुद्दे पे आते हैं। हमने पिछली बार डिस्कस किया था, कांग्रेस का होल्ड खत्म हुआ, ज्योति बसु का एरा चालू हुआ 1997 में, जब एंटी इंदिरा गांधी का ये था। ज्योति बसु का टाइम में कम्युनिस्ट वाले क्या किए, एंटी सोशल एलिमेंट वगैरह उनको ये किए, रिक्रूट किए और कांग्रेस को एपोर्ट कर दिया। देन 1977 to 2000 अप टू ज्योति बसु का जो टेन्योर था, बाद में हेल्थ ग्राउंड में वो छोड़ दिए। उदय भट्टाचार्य आए, उन्होंने थोड़ा सा डायनेमिक्स चेंज करने की कोशिश किया, बोला नहीं इसमें नहीं, यूथ लोग जो है अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उनको नौकरी मिलेगा, अगर नौकरी मिलेगा तो ये जो जाके धमकी देते हैं 300 दे 500 दे, पान का दुकान क्या है दे, इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्रियल लेबर लोग को आज स्ट्राइक कर देंगे अगर इतना बोनस नहीं दोगे। ये सिस्टम जो वेस्ट बंगाल में था, उन्होंने नहीं उसको ख़त्म करेंगे और थोड़ा टिके जाएंगे। उन्होंने टाटा का साथ टाइप किया, सिंगूर नंदीग्राम, तो कुछ लैंड एक्वेशन करके टाटा को दिया कि तुम नानो का फैक्ट्री जो है, उनका जो प्रोजेक्ट है लो कॉस्ट प्रोजेक्ट, 1 लाख में एक कार मिलता था। आजकल एक बाइक जो है ना इंडिया में जो है वो 2 लाख 2.5 लाख में बिकता है। ऐसे सोच के वो उन्होंने किया था,
लेकिन उनको उल्टा पड़ गया और उनका गवर्नमेंट चली गई। ममता दीदी 26 साल कांग्रेस का वर्कर होने के बाद भी उन्होंने देखा कि कांग्रेस में उनका कोई ग्रोथ नहीं है, कोई मतलब जैसे भी नॉर्मल आज भी कांग्रेस में कोई ग्रोथ नहीं, एक ही तो फैमिली ये करता है, तो कहाँ तो जाएंगे, प्रमोशन नहीं, ग्रोथ नहीं। उन्होंने समझ गया क्या है कि नहीं, मेरे को अपनी कैपेसिटी बनाना है। उन्होंने 1998 में कांग्रेस छोड़ दिया और तृणमूल कांग्रेस बनाया। उसके बाद 1999 से लेके 2004 तक शायद उन्होंने इंडिया का साथ में रिलीफ वाजपेयी गवर्नमेंट का गया में अपना पोजीशन बनाया, बेस बनाया। क्योंकि उस टाइम पर कोलिजन गवर्नमेंट चलता था, नहीं तो गवर्नमेंट टूट जाएगा। 4-5 MP, 2-2 MP का भी काफ़ी महत्व रखता था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है रहता था। तो उसके बाद फिर UPA गवर्नमेंट आ गए कि उनको भी ज़रूरत था, मनमोहन सिंह को भी ज़रूरत था MP का, तो उन्होंने उधर रहा, वो अपने दादागिरी किया, कुछ दिन चलाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा पोजीशन सही सलामत हो गया। उन्होंने मनमोहन सिंह को भी बोल दिया बाय बाय, सोनिया गांधी को बोल दिया बाय बाय, और वेस्ट बंगाल इलेक्शन बुद्धदेव भट्टाचार्य गए, नंदीग्राम के इश्यू में उन्होंने कर दिया। उनका जो एक्चुअली नंदीग्राम और जो सिंगूर इश्यू में जो है ना, उनका जो मेन राइट हैंड मैन था, एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट कर रहा था, उनका नाम था शुभेंदु अधिकारी। अभी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सेकेंड कमांड है, उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइजेशन करके उनको ममता दीदी को ऊपर उठाया था। एक्चुअली ही इज़ गॉट ए वेरी बिग रोल बिकॉज ही इज़ गॉट ए ग्रास रूट लीडर एंड उनका पास काफ़ी पब्लिक सपोर्ट था। तो ही सी दीदी वन द इलेक्शन एंड मैंने कल भी बताया था दीदी ने क्या किया। उन्होंने जब पहुंचा, बैठा कुर्सी में, देखा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो लोग क्या ना अभी तक तो जो कम्युनिस्ट मेंटालिटी में है, काम करने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ एड़ा लटकाएंगे और मिसगाइड करते रहेंगे। तो दीदी ने क्या किया कि वो जो CPM का जो सरपंच बरपंच जो छोटे मोटे पंचायत वाले हैं, जो गुंडे लोग हैं, उनको बोल दिया भाई, तो CPM तो गया, चलो मैसिव मैंडेट में 2011 में दे दिया है। तो उस टाइम BJP का एंट्री नहीं था, BJP का कोई वेस्ट बंगाल में पूछता नहीं था। तो उन्होंने मैंडेट में आए, तो उन्होंने बोला देखो तुम CPM में कोई फ्यूचर है नहीं, तुम तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लो। उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस जो है वो लोग जो ज्वाइन किए वो CPM के मेंटालिटी में TMC को चलाने शुरू कर दिए। लेकिन इसमें है कि दीदी का ब्यूरोक्रेसी का ऊपर कंट्रोल आ गया। तो ब्यूरोक्रेसी सोचे कि नहीं, जैसे कि CPM चल रहा था दीदी भी इसे चलाएंगे और हम लोग कंफर्टेबल है। तो एक्चुअली CPM का जो रूल है दीदी उसको कंटिन्यू किया, एब्सोल्युटली। CPM ख़त्म हो गया, कांग्रेस तो है था ही नहीं। अभी वो CPM कांग्रेस दोनों मिलके, जो CPI मिलके वो गठबंधन करके कुछ कर रहे हैं, लास्ट 10 साल से कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है। तो दीदी जो है शी बिकेम ए हिटलर। लेकिन दीदी का जो CPM से थोड़ा सा पॉलिसी डिफरेंस था। उन्होंने समझ लिया कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है, उन्होंने बांग्लादेश का बॉर्डर से सेटल मुस्लिम ये जो है, उन्होंने क्या किया कि वोट बैंक बनाने के लिए जितने भी मुस्लिम जो तुष्टिकरण कहते हैं, अपीजमेंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, वो करना शुरू कर दिया। जो भी सेटलमेंट है उसको डुप्लीकेट आधार, डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड दे के उनको सेटलमेंट कराया ताकि हमको वोट मिल सके, ताकि हम 20-25 साल तक ज्योति बसु जो 77 से 2000 तक ये किए तो हम भी कर सकते हैं। CPM का जो वो मशीनरी जो था ज्योति बसु का मशीन, वो तो दीदी का अंडर में है, अभी भी है। तो ये सिस्टम है। एक्चुअली मैं बता रहा था क्योंकि जो किलिंग फील्ड जो बोलते हैं आजकल, पॉलिटिकल किलिंग ज़्यादा तो वेस्ट बंगाल में हो रहा है एक्चुअली।
बाकी जगह पे नहीं हो रहा, बाकी जगह हो रहा है पॉलिटिकल, लेकिन तो सब जगह पे, बिहार में, यूपी में है, लेकिन दीदी की जगह पे ज़्यादा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? ये है। तो वही जो सीपीएम का मशीनरी जो है वो दीदी के पास है। अगेन सीपीएम का जो ब्यूरोक्रेसी है, कम्युनिस्ट का ब्यूरोक्रेसी, वो दीदी के पास है। और लेकिन उसमें एडिशन कर दिए जो मुस्लिम पॉपुलेशन को थोड़ा कैप्चर करने के लिए, ये सिस्टम करके उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं मरते दम तक राज कर लूँगा। एड़ा कहा आया 2011 से 2016 जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ एक्चुअली, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लास्ट इलेक्शन में जो 21 में इलेक्शन होने वाला है, 16 के बाद 2016 में जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी को 3 सीट मिला, 3 सीट मिला। और मैं बता दूँ दीदी का जो है या आई थिंक 290% से 221 सीट दीदी का, ये जो है 2016 का इलेक्शन में का जो लेखा जोखा है, ठीक है। लेकिन बीजेपी 3 सीट में ले गया था, इसका मतलब कि जहाँ कोई चांस ही नहीं था। इसका मतलब बीजेपी ने सोचा कि हम अगर कोशिश करेंगे इसको हम ले सकते हैं, पोस्ट में ले सकते हैं। अभी 2016 का जो है, 2016 का और 2019 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, उसका वोट का जो है मैं बताता हूँ। एक्चुअली लिखा है मैंने 2016 जो, मैं नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल का बात बता रहा हूँ। नॉर्थ बंगाल में वोट से टीएमसी का था 43% और बीजेपी का था 15% नॉर्थ बंगाल में। साउथ बंगाल में टीएमसी का था 45% और बीजेपी का था 7%। मतलब वही 4 to 7% का टोटली वोट शेयर में डिफरेंस था 2016 का इलेक्शन में। तो 2019 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ उस टाइम पर नॉर्थ बंगाल में टीएमसी का जो है वोट शेयर 35%, मतलब 43% से ड्रॉप होकर 35% तक आ गया। और बीजेपी का 51% बढ़ गया, मतलब 15% से 51% तक इंक्रीज हो गया। नॉर्थ बंगाल का बात कर रहा हूँ। साउथ बंगाल में टीएमसी को जो 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में साउथ बंगाल में टीएमसी को 44% वोट मिला। इसका मतलब है कि साउथ बंगाल में जो थोड़ा सा 1% वोटिंग परसेंट का ड्रॉप हुआ दीदी का, और बीजेपी का 35%, जो 7% है 35% डेवलप हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब है कि जो कम्युनिस्ट का और जो कांग्रेस का वोट जो भी छोटा मोटा था उसको बीजेपी को शिफ्ट हो गया, इसलिए इतना वोट परसेंटेज सर्ज हो गया। इसलिए बीजेपी ने 18 MPs जो 2019 में वो पार्लियामेंट में ले गए। ये है। अभी हम थोड़ा बहुत करते हैं, ये जो किलिंग बिलिंग क्यों होता है उसका पर मैं भी एक डाटा कुछ निकला है, एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ, पढ़ लेता हूँ, देखते हैं। हाँ, मैंने बताया था कि नॉर्थ बंगाल में 85% जो असेंबली सीट्स है वो टोटली मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो उसमें बीजेपी इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है। लेकिन 55 सीट्स ऐसा है जो कि जो बांग्लादेश से जो सेटलर हिंदू वो सेटल हुए हैं। उसके बाद जो बिहार यूपी वो भी जाके वहाँ पर आधार कार्ड वगैरह बिजनेस करे वो भी सेटल हुए हैं। तो दैट 55 सीट्स जहाँ जो 2019 में जो इलेक्शन हुआ है उसमें से उन्होंने कुछ ले लिया था, और 25 नॉर्थ बंगाल हुआ था। 25 जो है वो ट्राइबल सीट है, उसमें भी बीजेपी ने अच्छा गेन किया था ट्राइबल ये में। तो ये टोटली अगर जोड़ दें 85 + 25 + 55 165 आउट ऑफ 294 सीट्स, जो तो लड़ाई में दीदी भी जानते हैं क्या होगा और बीजेपी जानता क्या होगा।
ओनली बाकी बचता है 129 सीट्स जो साउथ बंगाल में है, उसमें खींचातानी है। और जो पॉलिटिकल किलिंग्स जो अभी हो रहा है एक्चुअली साउथ बंगाल में, इसी 129 का सीट का ऊपर है। ये जो 85 + 55 + 25 वो तो क्लियर कट मार्जिन है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जो 129 सीट, इसी का अंदर जो पॉलिटिकल किलिंग हो रहा है, जो मैं कल बताया था एक्चुअली, परसों बताया था, 28 बीजेपी को लिंचिंग हो गया, 18 टीएमसी का भी लिंचिंग हो गया, कम्युनिस्ट वालों को भी एक आदमी का लिंचिंग हो गया पॉलिटिक्स में, ये पॉलिटिकल एरिया में एप्लीकेशन की वजह से। तो ये जो 129 इसका ऊपर खींचातानी चल रहा है, इसके लिए ये लफड़ा चल रहा है। अब उसके बाद देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन डेमोग्राफी क्यों ना, वो तो हाँ कुछ बिहार का बॉर्डर में है, बिहार का बॉर्डर में जो कुछ मुस्लिम जो ये है, उसमें तो ओवैसी ने फ़ायदा ले लिया, असलमती ओवैसी जो AIM का जो ये है, उन्होंने अभी ऐलान कर दिया कि मैं अभी घुसूँगा वेस्ट बंगाल में, क्योंकि बिहार में उसको एक्चुअली हैदराबाद का पार्टी है, एक MLA था, लेकिन मुस्लिम जो ध्रुवीकरण कहता है ना, उसका पर करके उसने महाराष्ट्र में भी घुसा हुआ है, घुस गया महाराष्ट्र में, उसका MLA है, एक MP है शायद महाराष्ट्र से, और बिहार में अभी तो बहुत अच्छा काम किया, तो उसने बोला कि मेरा भी प्रोस्पेक्ट है, मैं भी वेस्ट बंगाल में घुसूँगा। अभी वेस्ट बंगाल में घुसेगा तो अगर वो 85 सीट के अंदर घुसा तो हो सकता है दीदी का थोड़ा बहुत ही है, लेकिन अगर दीदी उसके साथ क्लबिंग कर लेता है, बोलता ठीक है जो तेजस्वी यादव नहीं किया, अगर वो वैसा कर लेता है, ठीक है हम मिल के लड़ेंगे, तो 85 सीट से दीदी का कुछ रहेगा, कुछ वो ले जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी वो कैंडिडेट क्या जाए क्या नहीं, तो आगे क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन ये अभी वेस्ट बंगाल सिचुएशन है एक्चुअली, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, पर्सनल ओपिनियन, कि बीजेपी वालों को इतना एनकरेज होना नहीं चाहिए, क्योंकि दीदी का पैस्टन है, 26 साल कांग्रेस, 10-20 साल सिंगुर उंगुर करके, तो उसको हटाना इतना आसान नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में जैसा हुआ है, एक्चुअली पार्लियामेंट इलेक्शन में लोग मोदी को वोट दिए हैं, यहाँ पर किसको देंगे ये डिपेंड करता है। बीजेपी कुछ पोचिंग करता है, मतलब ये जैसे कि जो सेकेंड इन कमांड जो बताया था मैंने, शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी जो है, उनको खींच रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, उनको चीफ मिनिस्टर करके प्रोजेक्ट करेंगे, और उसके साथ 2-3 कैबिनेट मिनिस्टर जैसे राजीव बंदोपाध्याय, गौतम देव, रविंद्रनाथ घोष, ये लोग सब थोड़ा दीदी का ऑटोक्रेटिक हिटलर स्टाइल में थोड़ा सा दुखी है, तो बीजेपी को कोशिश कर उनको लाने से कुछ वोट मिल जाएगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा वेस्ट बंगाल में इस टेंशन में नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट में बीजेपी क्यों ना, मोदी के नाम पे बीजेपी को पार्लियामेंट में सपोर्ट करते हैं पब्लिक, वही वेस्ट बंगाल पब्लिक पार्लियामेंट में मोदी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मोदी का नाम पे एक स्टेट इलेक्शन जीतना ये डिफ़िकल्ट है। लेकिन बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, एक टक्कर का, जैसे बिहार का जैसे टक्कर हुआ, मैं सोच रहा हूँ अगली जो अप्रैल मई में जो एग्जाम जो बीजेपी और टीएमसी का अंदर एग्जामिशन होगा, परीक्षा होगा, उसमें दोनों का ये में टक्कर रहेगा। आज इतना करके लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मैं आज सोच रहा था इसको कंप्लीट करूँ ताकि कल कुछ नया वीडियो शुरू करूँ। ये करके मैं आज कंप्लीट करता हूँ। बंगाल की जो मेरे फॉलोअर्स है, मेरा दोस्त है, उनको मैं फिर से सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब।
सलाम दुआ, सत श्री अकाल, जय हिंद।